हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संबंध और फलन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने देखा कि संबंध और फलन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को दो वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्लास 11 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसकी हेल्प से हम क्लास 12 में एंट्री किए। फिर मैंने आपको बताया कि क्लास 12 में आप लोगों को संबंध के प्रकार पढ़ना है, और सेकेंड वीडियो में मैंने आप लोगों को संबंध के कुछ प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको रिक्त संबंध बताया था, सार्वत्रिक संबंध बताया था, साथ ही साथ आपको मैंने तत्समक संबंध बताया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम संबंध के प्रकार के बारे में ही डिस्कस करने चल रहे हैं। आप कहोगे सर प्रीवियस वीडियो में तो हमने संबंध के प्रकार के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो मैं वहां पर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने वहां पर आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि संबंध बहुत प्रकार के बन सकते हैं। वहां पर फार्मूला बताया था 2 की पावर PQ रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। तो उसी में से मैंने बोला आपको कुछ पर्टिकुलर रिलेशन के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें से 3 टाइप्स रिलेशंस आप लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में बाकी बचे हुए 4 रिलेशंस के बारे में आपको बताएंगे, 4 संबंधों के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। तो आज से ही जान लीजिए आपका क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट होता है। आज के इस वीडियो के बाद आप एक्सरसाइज 1.1 को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके पहले हम आपको ये भी बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में संबंध के प्रकार से एक क्वेश्चन हर साल जरूर पूछा जाता है। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब धीरे धीरे हम आपकी वीडियो को लॉन्ग भी करने चल रहे हैं। आज का वीडियो 20 मिनट के ऊपर होगा। सो आप लोग अच्छे से व्यवस्थित बैठ जाइए और खूब ध्यान से अपने कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे क्या, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। यहाँ पर कुछ 4 प्रकार के संबंधों के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें से पहला है बच्चों स्वातुल्य संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है बच्चों सममित संबंध, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है संक्रामक, कहीं कहीं संक्रामक भी लिखा रहता है, संक्रामक संबंध, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चौथा स्टूडेंट्स हमारा तुल्यता संबंध, जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 1 by 1 संबंध क्या होता है आप समझ ही चुके होंगे। अभी हमें संबंध के प्रकार में पढ़ना है, तो पहला प्रकार हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर स्वातुल्य संबंध। ध्यान समझिएगा, हम समझेंगे सबसे पहले कौन सा संबंध, स्वातुल्य संबंध क्या होता है। एक एक कंसेप्ट को समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा बच्चों। स्वातुल्य संबंध क्या होता है, इसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हो। सारी बातें आप खूब ध्यान से सुनेंगे तो आपको संबंध और फलन सबसे ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वातुल्य, आपको लग रहा होगा स्वातुल्य जो है वो कैसा वर्ड है, स्वाधनतुल्य, मानव स्वयं से तुलना ही स्वातुल्य संबंध कहलाता है। देखो, जैसे हम इसकी डेफिनेशन पहले शार्ट में लिखने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए A = 1, 2 और 3, सिंपल सा हमारे पास एक सेट है, और यहाँ हम जिस भी रिलेशन की बात करेंगे वो A से A में डिफाइन होगा, A से A में डिफाइन होगा। तो ये फीलिंग आपके माइंड में आ रही होगी स्टूडेंट्स कि ये जो R होगा वो सदैव A क्रॉस A का क्या होगा, सबसेट होगा। तो कहते हैं कि एक रिलेशन R = A, for every A belongs to capital A is called reflexive relation। ध्यान से सुनो, हमने क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर A = जैसे हमने यहाँ पे कोई सेट लिया, कोई भी सेट ले लिया, तो हमारा जो R है वो A से A में अगर डिफाइन है, तो कहते हैं एक रिलेशन जो कैसा होगा, A, फॉर एवरी A belongs to capital A। मतलब वही जो आप लोगों ने तत्समक संबंध में पढ़ा था उसी से कुछ मिलता जुलता है। मतलब ये है कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए, A का प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो संबंध होगा उसको स्वातुल्य संबंध कहा जाता है। कम समझ में आ रही के बाद फिर सुनिएगा। जैसे आप अपने हिसाब समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है A related to B, इसका मतलब क्या है बच्चों, A, B जो होगा वो उस रिलेशन R से बिलोंग करेगा। तो कह रहे हैं अगर ये इंप्लाई करे कि A, आल्सो बिलोंग करेगा किससे, R से, फॉर ऑल A belongs to set A, माने जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब के लिए, तो उस सिचुएशन में इस प्रकार का जो संबंध होगा उसको हम कौन सा बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, उसको हम स्वातुल्य संबंध बोलेंगे। कम समझ में आ रहा होगा, बिना एग्जाम्पल के समझ में कम आता है। अभी तो डेफिनेशन हमने लिखी है, कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर मैंने A = 1, 2, 3 तो ले ही लिया है, इसमें कोई डाउट आपको होगा नहीं। अब हम मान लीजिए यहाँ पर एक रिलेशन लिखते हैं, एक क्या लिखते हैं, रिलेशन, और वो रिलेशन लिखते हैं 1, 1, ठीक है, 2, 2 और 1, 3। आपको पता है कि ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिए हैं वो A क्रॉस A से ही आए हैं, तो इस तरीके का एक रिलेशन बन सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब हमें ये जानना है
कि ये जो हमारा रिलेशन हमारे सामने लिखा हुआ है ये रिफ्लेक्सिव अर्थात स्वातुल्य है या नहीं है। तो कंडीशन क्या बोली गई है, उसने बोला गया है कि A, ध्यान देना, A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, अर्थात समुच्चय ए में, ध्यान सुनना, अर्थात समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए, जितने भी अवयव होंगे सब के लिए खुद से रिलेशन होना चाहिए, तब वह संबंध, वह रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव अर्थात स्वातुल्य कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 का रिलेशन खुद से हो रहा है, 1,1, 2,2 मिल रहा है, लेकिन 3,3 नहीं मिल रहा है। अगर 3,3 भी यहाँ पर लिखा हुआ होता डियर स्टूडेंट, तो ये रिलेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस रिलेशन को हम क्या बोल देते, स्वातुल्य संबंध बोल देते। बात समझ में आ रही है? कुछ और एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं। सपोज R इक्वल टू हमने बना दिया 1,1, 2,2, 3,3, 3,1, उसके बाद 2,3, ऐसा हमने बना दिया रिलेशन। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई ये रिफ्लेक्सिव अर्थात स्वातुल्य है या नहीं है। तो आपको बाकी क्या लिखा उससे मतलब नहीं, आपको ये देखना है जिस सेट के लिए डिफाइन है उस सेट के प्रत्येक अवयव का स्वयं से प्रतिबिंब, स्वयं से इमेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो वो स्वातुल्य होगा, नहीं बन रहा होगा तो स्वातुल्य नहीं होगा। जैसे ये 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है, तो तीनों मिल गए, बाकी आगे क्या था उससे आपको मतलब नहीं है। तो यह प्रकार का जो संबंध होगा डियर स्टूडेंट्स, उस प्रकार के संबंध को हम क्या बोलेंगे, स्वातुल्य संबंध बोलेंगे। आपके माइंड में एक छोटा सा कंफ्यूजन जरूर से जरूर आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे सर आपने आइडेंटिटी रिलेशन बताया था उसमें भी यही कहा था। तो डियर स्टूडेंट आइडेंटिटी रिलेशन में ये शर्त नहीं होती है कि सभी ए बिलोंग, माने जैसे इस समुच्चय की आइडेंटिटी रिलेशन बनाया जा रहा है, तो सपोज R इक्वल टू हमने ले लिया 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया, तो यह एक आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। इसमें यह शर्त नहीं कि इसके प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा होना चाहिए, जबकि इसमें ऐसा शर्त है कि जितने भी अवयव हैं सबका स्वयं से प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो तत्समक में और इसमें यही माइनर सा डिफरेंस है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो समझ गए स्टूडेंट्स कि स्वातुल्य संबंध होता क्या है। अब लास्ट में जो बातें मैंने आपको बताई समझ में आ गया होगा। शार्ट में आपको लिखना क्या है, अगर A रिलेटेड टू B लिखा है और ये इंप्लाई करता है कि A आल्सो रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको और कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि जैसे A, B बिलोंग करता है किससे बच्चों, R से, और ये इंप्लाई करे कि A, भी बिलोंग करेगा किससे, A से, तो उस सिचुएशन में भी हम कह सकते हैं कि यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर रिलेशन लिखा गया, A रिलेटेड है B से और यहाँ पर उसी को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख दिया गया है। R क्या है, एक समुच्चय है किसका, जो संबंध आपने बनाया है। तो अगर A रिलेटेड है B से, मतलब A, B R से बिलोंग कर रहा है, और A भी अगर बिलोंग करेगा R से, उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, स्वातुल्य संबंध। लेकिन यह रिलेशन समुच्चय A में पाए जाने वाले समस्त अवयवों के लिए होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी अवयव नहीं आ रहा है देन उसको हम रिफ्लेक्सिव, उसको हम स्वातुल्य नहीं कह सकते हैं। आशा करते हैं कि स्वातुल्य संबंध को आप लोगों ने काफी हद तक समझ लिया होगा। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट अभी आप वीडियो को पास करें और यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इस डेफिनेशन को और इस एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सममित संबंध के बारे में। तो देन पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब बात करते हैं बच्चों सममित संबंध की। देखो हो सकता है जो संबंध के प्रकार मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग जाए, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आप इन सारे कंसेप्ट को ध्यान से सुनते रहेंगे, फिर जब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा उसको मेरे साथ सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम कोई भी चीज पहली बार सीखते हैं थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप परेशान मत होइए। अब हम बात करेंगे बच्चों सममित संबंध के बारे में कि सममित संबंध होता क्या है। सपोज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स R एक संबंध है जो A से A में डिफाइन है, ठीक है। अभी मैं कोई सेट नहीं ले रहा हूं, तो दिस R इज नोन एज, इस R को हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन था सममित संबंध। लेकिन कब, जब R इक्वल टू यहां पर हो जाएगा A, B, या आप ऐसे मत बोलिए, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखिए, आप कह सकते हैं यदि, ध्यान देना, यदि R मीन्स A रिलेटेड टू, वैसे लिखिए यदि A रिलेटेड टू B implies that B रिलेटेड टू A, तो इस केस में
तो आर जो है बच्चों कौन सा संबंध कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू कहाँ से, ए से। मतलब ये जो ए और बी है वो कहाँ से आएंगे, समुच्चय ए से ही, क्योंकि ए से ए में ही डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे अगर 2,1 लिखा है, इसका मतलब 2 रिलेटेड है किससे, 1 से, तो अगर उसमें 1,2 भी मिल रहा है तब ये शर्त वहाँ पर फॉलो हो रही है। मतलब उल्टा, जो संबंध 2 का 1 से हो वही संबंध 1 का 2 से होना चाहिए, जो संबंध ए का बी से हो वही संबंध बी का ए से होना चाहिए। इस तरीके से होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, सममित संबंध बोलेंगे, उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल दिखाते हैं। सपोज कर लो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, ए इक्वल टू एक सेट ले लिया 1, 2 और 3, और इसमें सपोज कोई रिलेशन डिफाइन है जो इस तरीके से लिखा है, 1,1 लिखा है, 2,2 लिखा है, फिर बच्चों 1,2 लिखा है, फिर 2,1 लिखा है, और उसके बाद 3,1 लिखा है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये सममित संबंध है या नहीं है। तो देखो आपको 1,1 है तो इसका उल्टा करोगे तो 1,1 ही आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी नहीं दिक्कत है। अब देखो 1,2 आपके पास है तो इसका उल्टा 2,1 भी इसमें मौजूद है, लेकिन यहाँ पर 3,1 है, इसका उल्टा 3,1 है, तो इसका उल्टा 1,3 यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर 1,3 यहाँ पर मौजूद होता तो तब हम लोग इस पर विचार कर सकते थे कि सममित हो सकता है, लेकिन अभी तो यहाँ पर इसका उल्टा यहाँ पर विद्यमान ही नहीं, इसलिए कौन सा संबंध है, ये सममित संबंध नहीं है। बातें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसी में हम ये भी पूछना चाहें कि डियर स्टूडेंट्स ये बताओ ये स्वतुल्य है कि नहीं, तो क्या कहोगे आप, ये स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1,1 है, 2,2 है, लेकिन 3,3 नहीं है। मैंने बताया जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का स्वयं से ही इमेज मिलना चाहिए, तभी उस केस में उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्वतुल्य कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते, तो ये सममित नहीं है। और कोई एग्जाम्पल देखते हैं। आर इक्वल टू सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया 1,2, फिर लिखा 2,1, फिर लिखा आपने, ठीक है, 3,1 और 1,3 मिल गया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने लिखा 2,3 और 3,2 लिख दिया और 1,1 ले दिया, और आपसे पूछा गया कि बताओ भाई ये सममित है या नहीं है। तो आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स 1,2 है तो 2,1 भी है, 3,1 है तो 1,3 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी है, और 1,1 से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1,1 का उल्टा करोगे तो 1,1 ही आएगा। तो ये संबंध जो आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा संबंध होगा, ये सममित संबंध आपका हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आपको बस इतना सा ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन में अगर कोई रिलेशन आर है और उसके लिए बोला गया है ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए, ऐसे बोल सकते हो, या अगर ए कामा बी बिलोंग करता है आर से तो दिस इम्प्लाइज दैट बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। इन दैट केस, उस केस में आप ये कह सकते हो कि दिया गया संबंध जो है वो कौन सा है, सममित है, नहीं तो वो सममित संबंध नहीं कहलाएगा। कुछ ना कुछ 30% 40% तो आपको समझ में आ ही रहा होगा इसका क्या मतलब है। एग्जाम्पल दे करके भी मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी अभी जब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग संक्रामक संबंध की। देखते हैं कि संक्रामक संबंध, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या होता है, इसमें क्या खास होती है। तो पहले आपको रिलेशन बताते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइन है कि ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी है, बी रिलेटेड टू सी है, ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन, यहाँ पे आप कह सकते हो वेयर, जहाँ पे ए कॉमा बी तथा सी जो होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ए से। ए क्या है, जो हमारा रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स वो ए से ए में ही डिफाइन है, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो इस प्रकार का जो संबंध आपके सामने लिखा हुआ है, इसी संबंध को हम संक्रामक संबंध बोलते हैं। मतलब ए रिलेटेड है बी से और फिर बी का रिलेशन किसी तीसरे से है, तो अगर वही रिलेशन इस पहले का इस तीसरे से मिल जाता है तो उस केस में डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे कि ये संबंध क्या है, संक्रामक संबंध है। लेते हैं कोई एग्जांपल, देखिएगा। सपोज कर लो स्टूडेंट्स हमने लिखा ए इक्वल टू 1,2 लिख दिया, 2,1 लिख दिया, और उसके बाद फिर या सपोज 2,3 लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 1,3 लिख दिया, फिर 1,1 ले लिया। अब आपके सामने एक रिलेशन लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ भैया ये संक्रामक संबंध है कि नहीं। देखो एक का संबंध किससे हो गया, 2 से, फिर 2 का संबंध किससे हो गया बच्चों, 3 से। अब एक का संबंध 3 से मिलना चाहिए और देखो ये मिल रहा है, इसलिए संक्रामक संबंध हो जाएगा। इससे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और समझो
क्योंकि अगर यहाँ पर 1,1 लिखा है और कहीं पर 1,2 लिखा होता, सपोज इसी के सामने ऐसे इसको दे देते, आप इसको ए न लिख करके आर लिखिए, जैसे आपको आर इक्वल टू ऐसे देता 1,2 दे देता स्टूडेंट्स, 2,3 और 1,3 देता, और यहाँ पर 1,1 लिख करके फिर 1,2 लिख देता। अब आपसे पूछता कि बताओ भैया ये संक्रामक संबंध है कि नहीं, तो आप कहते नहीं है। उसका रीजन क्या है कि 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से, और फिर 1 का रिलेशन किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो यहाँ पर तो कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन यहाँ 1 से रिलेटेड है, फिर 1 2 से, तो बाद में फिर 1 2 1 आपको मिलना चाहिए था, 2 बार नहीं लिखा जा सकता, तो इस कंडीशन में तो आप इसको कह ही सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि क्योंकि 1,2 2 बार तो लिखा नहीं जाएगा एक भी ऑर्डर पेयर, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये संक्रामक संबंध है। और देखो और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर 2,3 फिर 3,4 लिख दिया, और उसके बाद स्टूडेंट्स 2,4 लिख दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1,3 लिख दिया गया, उसके बाद 3,7 लिख दिया गया, और आपसे पूछा गया कि बताओ बच्चों ये संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो कैसे जानेंगे, देखिए 2,3 है फिर 3,4 है, तो 2,4 मिलना चाहिए, मिल गया, चलो ये तो पेयर हो गया। 1,3 है 3,7 है, बाद में हमको क्या मिलना चाहिए था, 1,7 भी मिलना चाहिए था, जबकि हमें यहाँ पर 1,7 नहीं मिला, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यह दिया गया संबंध जो है बच्चों वो संक्रामक संबंध नहीं है। तो आपको ये सारे कंसेप्ट जरूर समझ में आ रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशंस लिख रखी हैं, देखो ये डेफिनेशन आपकी किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है संक्रामक संबंध के लिए है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन से ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको वो फील आना चाहिए। आप सोच रहे हो कि सर ये कौन कौन सा सिंबल यूज़ करके आप यहाँ पर लिख देते हो, डोंट वरी यार, धीरे धीरे आप करने लगोगे। अभी आपको 2 प्रकार के 3 प्रकार के संबंध जो मैंने आपको बताया वो समझ गए होंगे। सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, और तुल्यता क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, उसको आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे तुल्यता संबंध पे, देन हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन है डियर स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी आप वीडियो को पास करें और इतने कंसेप्ट को नोट करें डियर स्टूडेंट्स, फिर हम आपको बताते हैं तुल्यता संबंध क्या होता है। पास द वीडियो, नोट डाउन। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स तुल्यता संबंध के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी तक मैंने आपको स्वातुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध के बारे में बताया, और आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स कमेंट्स में थोड़ा जाकर के मुझे बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बड़े ही लाइटली लेकिन अनुशासित रह करके आप वहाँ पर कमेंट्स में जाकर के बता सकते हैं कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो जब आप कमेंट्स में जाकर के इस बात को ध्यान में रख के कमेंट करोगे कि मुझे सर से सीखना है, तो हमेशा आप अनुशासित होकर के कमेंट करेंगे और वहां पर बोलेंगे वो सारी समस्याएं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम आपको सॉल्व करा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात सुन लो, जब कभी भी मैं कंसेप्ट को सिखाता हूं तो उस कंसेप्ट को ध्यान से सुनो आप लोग, लेकिन उसको जरूरी है कि आपको हो सकता है कि 100% समझ में ना आए, 50%, 40%, 80% इतना तो समझ में आ ही रहा होगा सबको अलग अलग। जब अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। इसीलिए एक्सरसाइज जरूरी होती है। तो आइए समझते हैं तुल्यता संबंध होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है एक ऐसा संबंध जो इन सारी कैटेगरीज को फॉलो करता हो। एक रिलेशन आर, ऐसे लिख देंगे, एक रिलेशन आर जो ए से ए में डिफाइन हो। ए क्या है, कोई भी सेट है, उसको बी से बी भी लिख सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। और वो इन सारी कंडीशन को फुलफिल करे कि ए रिलेटेड टू बी हो, तो दिस इंप्लाई करे ए रिलेटेड टू ए को भी क्या करे, इंप्लाई करे। फॉर ऑल ए कॉमा ए के लिए, माने ए रिलेटेड ए के लिए इंप्लाई करे। फॉर ऑल ए बिलोंग करता है कहाँ से बच्चों, ए से। इसको दूसरा तरीका मैंने लिखने के लिए समझाया कि ए कामा बी अगर बिलोंग करे कितना, किससे, आर से, और ये इंप्लाई करे कि ए कामा ए जो है वो भी बिलोंग करेगा आर से। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो भी ये काम बन जाएगा। आप सुनो ये किसकी शर्त लिख रहे हैं, ये स्वतुल्य संबंध की शर्त है। दूसरी कंडीशन बोलता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है और ये इंप्लाइज करे बी रिलेटेड टू ए से, जहाँ ए कामा बी या ए तथा बी जो है बच्चों वो बिलोंग करते हैं ए से। तो आप देखो ये किसकी शर्त है, जो संबंध ए का बी से वही संबंध बी का ए से है। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम बोला करते थे सममित संबंध, क्या बोलते थे, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरी कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि अगर ए रिलेटेड टू बी हो तथा बी रिलेटेड टू सी हो, तब ये अगर इंप्लाई करता है
कि ए रिलेटेड है सी से, जहां आप कह सकते हो बच्चों ए कॉमा बी कॉमा सी जो है ना वो बिलोंग करता है कैपिटल ए से, इन दैट केस आप कहोगे कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। अब आप सोचो यहाँ पे हमने लिखा क्या, ये किसके लिए कंडीशन है, यह स्वतुल्य के लिए कंडीशन है। अर्थात अगर कोई संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो, अर्थात तीनों हो, तो उस केस में इस दिए गए संबंध को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को कि तुल्यता संबंध होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को संबंध के मुख्य प्रकार और मुख्य बिंदुओं के बारे में डिस्कस किया और आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट, सारे की सारी चीज़ें जरूर समझ में आ गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग अब अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराने वाले हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार भी होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे कंसेप्ट को अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए और नोट करने के साथ साथ मुझे जाकर के भी बताइएगा कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स को बना लिया है और प्रॉपरली अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको ये भी सिखाया था कि वीडियो को देखना कैसे है। आपको वीडियो को लेट करके नहीं देखना है। जब भी आप वीडियो देखेंगे तो उसको देखने का मतलब ये है कि हम आपके सामने हैं, आप हमारे सामने हैं, आपकी प्रॉपर क्लास चल रही है, जो आपको समझा रहे हैं उसको आपको समझना है। जब हम कहेंगे वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, तो आपको वीडियो को पास करना है, उनको नोट करना मीन्स पूरी की पूरी क्लास वाली फीलिंग आपके सामने आनी चाहिए, तब उसकी वास्तविकता निकल करके सामने आएगी और आपकी प्रिपरेशन एकदम बेटर होगी। जिस तरीके से आप क्लास में बैठ करके पढ़ते हैं, आपको बिल्कुल लगेगा कि हम क्लास में ही बैठे हुए हैं और सर हमारे सामने हैं। मैं तो यही मान करके पढ़ाता हूँ। आपको कभी लगता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ, कभी उधर देख रहा हूँ, ऐसा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि हमने यह मान लिया है कि हमारे स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं और हमको अपना सारा का सारा मटेरियल उनके पास डायरेक्ट डिलीवर करना है और वो मैं आपके पास डिलीवर कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।